यहां हलचल शुरू हुई। एक नया फिगर देता हूं और उसके बाद अगर आप अपनी सीट पे बैठे रहे तो समझिए कि चैंगल बिजनेस आपके लिए नहीं है। फिगर ये है, अगर एक डेमो 20 लाख रुपए का है तो आज जहां हम बैठे हैं आरटीपी, आपको पता है ये कितने लाख की है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं आपसे? सर आपको लगभग जो भी आपकी इनकम रही, एक एवरेज आपने हमें बताया था 6 करोड़ के आसपास। सर एक क्वेश्चन है, ये आपकी कौन सी आरटीपी है आपकी पर्सनल जिसमें आप हैं? 10वीं आरटीपी है सर की। तो एक आरटीपी कितने लाख की है? 60 लाख रुपए की आरटीपी है। और 60 लाख की आरटीपी में अगर आप बैठे रह सकते हैं, बिना एक्साइटमेंट के खड़े भी हो सकते हैं, दिल में वो धड़कन हार्टबीट बढ़ नहीं सकती, तो फिर ये आरटीपी आपके लिए काम नहीं करेगी। तो अब इस आरटीपी का और हर आरटीपी का अगर 60 लाख आपकी जेब में आ सकता है ना दोस्तों, तो एक्साइटमेंट लेवल कहां होना चाहिए ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओके, सो मेरा नाम अनूप वर्मा है, आगरा से बिलोंग करता हूं और तकरीबन 3 साल पूरे कर चुका हूं इस बिजनेस में और इस 6 से तक का सफर बहुत ही शानदार रहा। शुरुआत करते हैं। ये पढ़ पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है? आप में से कितने लोग मूवी देखने जाते हैं, पिक्चर हॉल गए हैं और वहां एक लाइन लिखी आती है पिक्चर शुरू होने से पहले, और वो लाइन होती है कि इस फिल्म के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, इसका किसी भी जीवित वस्तु या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। पर कल से इस स्टेज के ऊपर, इस आरटीपी के अंदर जितने भी पात्र और घटनाएं हैं वो सब वास्तविक है और यहां मौजूद हर एक व्यक्ति की हर एक कहानी बिल्कुल सच्ची और वास्तविक कहानी है। आप में से कितने लोगों का ये बिलीव है? और टाइम इस बात का है कि ये कहानी सुनाने उस सीट से इस स्टेज तक आप कब आ रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को मौका मिलेगा अपनी वो कहानी सुनाने का, अपने बारे में बताने का। और एक बात ध्यान रखना, केवल उस कहानी पर सबसे ज्यादा तालियां बजती हैं जो असफलता से सफलता की ओर जाती है, क्योंकि शुरुआत में हर व्यक्ति असफल ही होता है। और इस पर भरोसा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैं देखता हूं अक्सर मेरी टीम में या लगभग सभी जगह जब भी कोई बड़ी मीटिंग होती है, बड़ा कोई सेमिनार होता है और स्टेज पर कुछ ऐसी कहानियां बताई जा रही होती हैं जिसके ऊपर पूरी तरह से शायद बिलीव नहीं होता, हमें लगता है ये पॉसिबल कैसे है, ऐसे भी कहीं होता है क्या? और जब आप उस संशय के साथ ही बैठते हैं और आपके दिमाग में ये संशय रहता है और जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो प्रोस्पेक्ट भी आपको कह के, आपको देखकर आपकी बातों पे यही प्रतिक्रिया करता है कि ऐसा भी कहीं होता है क्या, ये भी कहीं पॉसिबल है क्या, पानी से भी कुछ होता है क्या? क्योंकि संशय तो आप यहां आपके मन में भी था। तो कर्मावेग होगा। कई लोग जब ये सोचते हैं, मतलब अपलाइन जब कुछ बताने की कोशिश करता है, मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं उसे बोला आरटीपी में चलने को, मुझसे बोलता सर ये आरटीपी क्या, मुझे नहीं करना, मतलब समझ में आता, मैं ऐसे ही कर लूंगा। उसका इनडायरेक्टली वे में क्या था कहना कि मैं सब जानता हूं, उसे एक बीमारी है जिसे बोलते हैं आई नो एवरीथिंग, और साथ में उसका ये डायलॉग रहता है सर मैंने पूरी दुनिया देखी है। और इस डायलॉग का व्यक्ति जब अपने प्रोस्पेक्ट के साथ जाता है तो पता उसका प्रोस्पेक्ट क्या कहता है उससे, मैंने पूरा ब्रह्मांड देखा भाई, पूरी दुनिया देखी है। और जी बिल्कुल सही कहा, वो आधार कार्ड या राशन कार्ड में दुनिया देखने की बात कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल सच बात है सर, 200 से ज्यादा देश है और शायद मैं समझता हूं आज मतलब मैक्सिमम लोग जैसे दुनिया देखी होती है वो दिल्ली से भी आगे ही बढ़े हैं। कई बार 200 किलोमीटर के एरिया में आदमी मर जाता है साहब अपनी
पूरी लाइफ में। आप ऐसे हजारों व्यक्तियों को जानते होंगे जो जहां पैदा हुए उससे 200-500 किलोमीटर दूर भी नहीं जा पाए पूरी जिंदगी में, पर वो भी दावा करते हैं सर उन्होंने दुनिया देखी है। तो चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं, मैं अपनी स्टोरी से शुरू करता हूं। ये था मैं बचपन में। फोटो देख के एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि बचपन से बड़े सपने थे, बड़ा विजन था, एक बढ़िया जीवन, एक बढ़िया व्यक्ति। मुझसे आप में से कितने लोग हैं जब वो छोटे थे और उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि बड़े होके क्या बनोगे? कितने लोग हैं? सबसे पूछते तो सब हाथ खड़ा करो ना। अरे ये अरे ताली हो जाओ सर के लिए। ओके, अच्छा आप कहीं इससे रिलेट तो नहीं कर पा रहे हैं? देखिए मैचिंग हुआ। तो कितने लोगों को यह सवाल पूछा जाता है? सभी लोगों को। जवाब क्या होते हैं? सभी के मिला के 4 या 5 जवाब है केवल। सभी के मिला के 4 या 5 ही जवाब है। डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा, हीरो बनूंगा। आमतौर पे हम लोग यही तो 4-5 बातें बोलते हैं, कुछ अलग तो नहीं बोलते। अच्छा किसी ने ऐसा बोला बचपन में मैं बड़े होकर बिजनेसमैन बनूंगा? नहीं। अच्छा किसी ने बोला मैं बड़े होके प्रधानमंत्री बनूंगा? किसी ने नहीं बोला। मुझसे भी जब एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने एक बात हमेशा बोली जो मुझे याद है, और वो बात थी कि मैं बड़े होके अमीर बनूंगा। मुझे ये क्लियर था। तो जब भी मुझसे बचपन में पूछा जाता था तुम बड़े होके क्या बनोगे, मैं बोलता था मैं बड़े होके अमीर जरूर बनूंगा। और आज उसी सोच और उसी विजन का शायद ये नतीजा है कि मैं इनेजिक में हूं, क्योंकि इनेजिक के बिना अमीर बनना, जब आप एक ऐसी फैमिली में पैदा होते हैं जहां आपको छोटी छोटी चीजों के लिए भी सरवाइव करना पड़ता है। एक मिडिल क्लास फैमिली, हर किसी का एक ही कहानी है, और वहां आप ये सपना लेते हैं तो रास्ता आपके लिए इस पर खोलता है। आप उस रास्ते पर चले या न चले ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इनेजिक में है तो एक जोरदार तालियां कि हम सब इनेजिक में मौजूद हैं। मेरी लाइफ की शुरुआत होती है यहां से सर। बड़ा विजन लेके किया। मैं अपने स्कूल टाइम में थोड़ा पढ़ाई लिखाई में अच्छा व्यक्ति रहा। मैं डिस्टिंक्शन लेके 12th पास आउट की थी, और मेरे पिताजी चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं। मेरा कोई सपना नहीं था, पर मेरे पिताजी का सपना था। उनके लिए मैंने CPMT क्वालिफाई किया, BDS में मेरा सिलेक्शन हुआ, MBBS में नहीं हो पाया, सेकंड अटेम्प्ट मैंने किया नहीं। और उसके बाद उसका रीजन ये था कि उसी पीरियड में मेरी मुलाकात इन मोहतरमा से हो गई, और यहां से लाइफ में यू टर्न आ गया। मतलब पढ़ाई लिखाई थोड़ी ब्रेक हो गई। तो अभी रिसेंटली एक बात है, अभी मेरी वाइफ ने मुझसे बोला यार अनूप तुम अच्छे खासे डॉक्टर बनने वाले थे, थोड़ी कोशिश और करते शायद बन जाते। अब इनको मैं कैसे बताऊं, वो ना बन पाने का कहीं ना कहीं रीजन तो ये भी थी। तो मैं मन में एक गाना सोच रहा था। अब उनके सामने तो गाने की हिम्मत ना हुई, आपके सामने गा के अपना दुख बयां करता हूं। पर अच्छा ही होता भाई, डॉक्टर बन जाता तो इनेजिक में तो नहीं आ पाता शायद। देख रहे हो, मतलब आपका अपलाइन आपको छोड़ने वाला तो है, लोग पीछे पड़े हैं। तो मन तो ये हुआ कि नहीं ये वाला गाना गा के सुनाऊं, पर उस समय नहीं सुना पाया। आप लोगों के सामने गा के सुनाता हूं। गाना ये था, एक तेरी हंसी पर न जाने कब हौले हौले फिसल गए, एक तेरी हंसी पे न जाने कब हौले हौले फिसल गए, पढ़ने लिखने के दिन थे जो तुझे पढ़ते पढ़ते निकल गए। बात पहुंची? पढ़ने लिखने के दिन थे जो वो तुझे पढ़ते पढ़ते निकल गया, पढ़ने के लिए बचा ही नहीं था कुछ, तो कहां पढ़ पाए।
एक विजन था। मेरी जो मैडम है वो मुस्लिम है, मैं हिंदू हूं, प्योर सनातनी। आरएसएस में जो जाता था, आरएसएस का व्यक्ति बड़ा कंट्रोवर्शियल था सब कुछ। सबसे ज्यादा दिक्कत तो खुद की फैमिली में। मुझे 2008 से लेके 2017 तक लगभग 9 साल लगे इस गोल को पूरा करने में, पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से किया, और वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल कर पाया मैं इस इंडस्ट्री की वजह से। अगर ये इंडस्ट्री मुझे ना मिलती तो शायद ये पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मैं बड़े शान से कहता हूं कि मेरी शादी में मैडम की तरफ से भी लोग नाच रहे थे और मेरी तरफ से भी लोग नाच रहे थे, और ये पॉसिबल हो पाया इस इंडस्ट्री की वजह से। ये वो दिन था जब हमने ये शादी की, आप देख सकते हैं। पर यहां से लाइफ में कुछ और बड़े चैलेंजेस आने बाकी थे। 9 साल लगे मुझे मेरी शादी तक पहुंचने में, और मैं आपको बताऊं, इस पीरियड में मैंने अपने जीवन की सफलता का उच्चतम स्तर भी छू लिया था। एक व्यक्ति को जो जो अपनी जीवन में उम्मीद होती है, एक अच्छा पैसा, एक अच्छी गाड़ी, विदेशों में घूमना, यह सब मेरी जिंदगी में आ चुका था, और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे अपने जीवन को। हमारी शादी हुई और वहीं से कुछ प्रकृति का चैलेंज मिलना शुरू हुआ, क्योंकि सफलता की जंग में पहली जंग, सफलता की लड़ाई में आपकी किससे होनी है? कुदरत से होनी है। कुदरत आपकी परीक्षा लेगी, और कुदरत आपको कभी नहीं छोड़ती, एक बात ध्यान रखिएगा। मेरी बेटी हुई 5 नवंबर 2018 को, और ईश्वर की मर्जी थी शायद। धनतेरस वाले दिन जब ये हुई थी तो मुझे लगा कि मेरे जीवन में इससे अच्छा दिन कभी नहीं हो सकता, और दिवाली की रात को मेरी बेटी एक्सपायर कर गई, और रीजन था कि उसको सांस नहीं आई थी, उसके ऑर्गन काम करना स्टार्ट नहीं किए थे, और उसका जो एक्चुअल रीजन था वो ये था कि मेरी वाइफ है जो, उनको खुद सांस लेने में दिक्कत होती थी। पूरी प्रेगनेंसी वो इस चीज से जूझती रही थी, काफी कॉम्प्लिकेशंस रहे थे, तो उसी का नतीजा बेटी तक वो चीज पहुंची। और यहां ये वो दिन था मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन, शायद मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। और इस दौरान मुझे एक सज्जन मिले, आपके सामने है, एक जोरदार तालियां चाहूंगा मैं। आज आप बिल्कुल ऐसी लग रहे हो, आज आप बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हो। थैंक यू सो मच सर। प्रेमपाल जी जब मुझे मिले, वो एक अलग कहानी है, वो मिलना भी शायद इतना आसान नहीं था, उसमें नहीं जाएंगे हम। पर हाँ, मुझे सच में जरूरत थी, और मैं जो चाहता था वो कोई तो मुझ तक लाता, और वो व्यक्ति ईश्वर ने चुना प्रेमपाल जी के रूप में। इन्होंने मुझे जब बताया इस कैंगन के बारे में, तो मुझे लगा कि मुझे इसकी जरूरत है। मेरे फादर को भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी, कॉन्स्टिपेशन के मरीज थे, वाइफ का इशू था ही, हम लोग एक बच्चे के लिए तरस रहे थे, क्योंकि उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस ठीक नहीं हो पा रहे थे, और हम लोग रिस्क लेने की कैपेसिटी भी नहीं जुड़ा पा रहे थे। मतलब मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि हम दोबारा से ऐसा कोई डिसीजन लें। और थैंक्स टू कैंगन, ये मेरी मशीन HD501, और आज बिकॉज ऑफ कैंगन वाटर मेरे पास एक बेहतरीन जबरदस्त मेरा बेटा मेरे पास है, और उसका 100% श्रेय जाता है कैंगन वाटर को, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ना तो मेरी वाइफ को वो प्रॉब्लम हुई, मेरे बच्चा आज 3 साल का पूरा नहीं हुआ है, और अगर यहां वो होता, मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये मीटिंग इतनी आसानी से नहीं हो रही होती। इतना हाइपर एक्टिव बेटा है मेरा, बचपन से कैंगन पिया है उसने मां के पेट से,
तो कैंगन 9.5 का देन है वो। तो जबरदस्त यहां से मेरे जीवन में एक नई शुरुआत हुई और मुझे कैंगन मिला। ऐसे ऐसे लोग मिले, चाहे वो पंत जी के रूप में हो, प्रेमपाल जी साथ हमेशा से थे, चाहे सतपाल जी हो। और पहली बार मुझे इस बिजनेस में आके लगा, कैंगन बिजनेस में आके, नेटवर्क मार्केटिंग में तो मैं था ही, कि यहाँ अपलाइन और उसके भी अपलाइन से ज्यादा जो साइडलाइंस है वो भी आपके लिए अपलाइन का रोल निभाती है। और उसका बेस्ट एग्जांपल है आज इस आरटीवी में दीपक जी के साथ हम लोग हमें कभी लगा ही नहीं कि हम मतलब ये क्रॉस लाइन है या मतलब हमारा और उनका बिजनेस अलग है। वही सेम सपोर्ट मुझे कभी जरूरत होती है, मैं दीपक सर को फ्रिक्वेंटली फोन कर लेता हूँ और मुझे कभी नहीं लगता कि वो मेरे अपलाइन में नहीं आते। तो ये माहौल मुझे मिला, बिजनेस शुरू हुआ। काम किए बिना कुछ होता नहीं है, डेमो तो आपको करना ही पड़ेगा। ये एक बात निश्चित है कि बिना डेमोस्ट्रेशन के ये बिजनेस नहीं है। अभी दीपक सर ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि नो डेमो नो सेल। तो डेमो तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आपका मन करे चाहे ना करे। और अगर आप दिन के 2 डेमोस्ट्रेशन रोज नहीं करेंगे, दिन के 2 डेमोस्ट्रेशन रोज नहीं करेंगे, तो होगा ये कि धीरे धीरे आपको लगेगा अचानक से ये कैंगन की जो हवा है ना, ये खत्म होती जा रही है। लोग मशीन लेने में अचानक से इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अगर आप दिन के 2 डेमो रोज नहीं करोगे, अचानक से आपको महसूस होगा कि कोई कैंगन पीना ही नहीं चाहता, सबको मशीन महंगी लगती है। अचानक से आपके दिमाग में आने लगेगा कि आजकल तो मशीन बिक भी नहीं रही। और अचानक से अचानक से अचानक से अचानक से आप इतिहास बन जाएंगे कैंगन। आप कैंगन में ही नहीं होंगे अगर आप ये प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो। और एक दिन एक रेड लाइट के किनारे जब आप जा रहे होंगे, तो आपके अचानक से बाजू से एक चमचमाती हुई लंबी वो आपके सपनों की गाड़ी आके रुकेगी। और जब आप देखेंगे उसको, क्योंकि वो आपकी ड्रीम कार थी, तो जो आपकी कॉर्निया है वो पूरी तरीके से फैल जाएगी। और रेटिना पे जो इमेज बनेगी वो पता है किस व्यक्ति की होगी? जो जस्ट अभी आपके बगल में बैठा है। ध्यान से देखिए उस व्यक्ति को, ये उसकी इमेज होगी। और आज भी उसकी कार के पीछे लिखा होगा इमेजिन इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। बस फर्क इतना था कि उसने वो 2 डेमो नहीं छोड़ा था जिनका करना। मिरेकल टीम में है हम सब लोग। मिरेकल टीम का एक नारा है, आप में से कितने लोगों ने वो सुना है? सुदेश सर अक्सर बोलते हैं, एक बार दोहराएं तो मेरा साथ देंगे। 2 डेमो काम मेरा, कोई ना मुझको, और जिसने मुझको रोका मैं उसको। तो 2 डेमो रोज का तो मत छोड़िएगा मुन्ना भाई, इतिहास मत बन जाइएगा। क्योंकि इस बिजनेस में पिछले 3 सालों के सफर में मैंने बहुत सुंदर, सुशील, सच्चे, ईमानदार, मेहनती लोगों को आते हुए देखा है और जाते हुए भी देखा है। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? तो बात आगे करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन का रोल आपके जीवन में सबसे ज्यादा है, ये सबसे बड़ा बेसिक है। अब कुछ अलग बात करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो जानते हैं कि ये जो पृथ्वी है इसमें 72% पानी, 72% पानी। आप में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी पेड़ हैं वो भी अपने में 72% पानी है?
हर पेड़ 72% पानी। और मैं और आप यानी दुनिया में जितने भी इंसान मौजूद हैं, जीव जंतु मौजूद हैं, वो भी 72% पानी है। जब ये पूरी दुनिया पानी पे चल रही है तो शुक्र मनाइए ओसिरो जी का कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो पानी पे ही आधारित है, और आप आज उसका हिस्सा हैं जाने अनजाने। और जाने अनजाने इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको कि आप में से 1% व्यक्ति को अगर मैं छोड़ दूं, मुझे नहीं पता वो 1% कौन है, तो आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इच्छा से कैंगन में आया है या अपनी इच्छा से गया था मुझे मशीन दे दो, ढूंढता हुआ लोगों को। हम में से हर व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई पड़ा है, जाके उसने हमें जगाया है, उसने मेहनत की है, महीनों तक हमारे घरों के चक्कर काटे हैं, आप सबने चक्कर कटवाए हैं अपने अपने अपलाइन को, तब जाके आप यहां बैठे हो। आप में से कोई भी अपने आप नहीं आया, इसलिए इस बिजनेस में अपलाइन का रोल सबसे बड़ा है। कभी भी जन्म किसी का खुद हुआ है? किसी का जन्म खुद होता है? कोई दो लोग कोशिश करते हैं तब आपका जन्म होता है। तो यहां भी आपका स्पॉन्सर अपलाइन कोशिश करते हैं तब आपका जन्म हुआ है। आप अपने आप नहीं आए, आपको धक्का देके ही लाया गया है। और इस आरडीपी के अंदर भी आप धक्का देके लाए गए हैं ज्यादातर लोग। मैं सच कह रहा हूं या झूठ? कई लोगों ने फोन बंद कर लिए, कई लोग रास्ते में से अभी तक आ रहे हैं, पहुंच नहीं पाए। कई लोग रास्ते में थे, यस और नो, पर पहुंच नहीं पाए। आप वो व्यक्ति हैं जो यहां तक पहुंचे। तो बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, तो 72% पानी है, और ये प्रकृति का पानी और आपका पानी ये हमेशा एक दूसरे से मिलने के लिए रिलाइट रहती है। आप अपने शरीर के बारे में कितना जानते हैं, आज इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। आप में से कितने लोग पता है हम पंच महाभूत से मिलकर बने हैं, 5 एलिमेंट ऑफ लाइफ? पानी, अग्नि, पृथ्वी, हवा और आकाश। इसका प्रतिशत पता है आपको? 72% पानी होता है, 4% अग्नि होती है, 12% भोजन या भूमि जिसे हम बोलते हैं वो होता है, 6% हवा वैक्यूम और 6% आकाश। इससे मिलकर मेरा आपका शरीर, ये पृथ्वी, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, इन सभी 5 चीजों से मिलकर बना है। यस और नो? दुनिया में जो भी चीज मौजूद है, जो आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो सब इन्हीं 5 चीजों का कॉम्बिनेशन है। आप में से कितने लोग नहाते हैं? सर आवाज तो केवल चालू होगी यही। अच्छा, सभी नहाते हैं? अच्छा, गर्मियों में नहाते हैं सर, अभी सर्दी है। अच्छा, आप सभी नहाते हैं? ओके, वेरी गुड। आप कौन कौन नहा के आया? अच्छा, इस पे हाथ से उठाइए, मतलब नहीं भी तो नहा के आया होगा ना, वो भी उठाइए। बिल्कुल। अच्छा, आप में से जो लोग नहाते हैं, आप मेरे को एक बात बताइए, ऐसे कौन कौन नहाया है बारिश में? आप सब नहाए हैं? तो मुझे ये बताइए, वो बाल्टी से पानी डाल के नहाने में जो मजा आता है, या शावर चला के जो नहाने में मजा आता है, या खुले आसमान के नीचे जब बारिश हो रही होती है उसमें जो नहाने में मजा आता है, उसमें अंतर है या नहीं? कितने लोगों ने ये अंतर महसूस किया है? वो बारिश में नहाने का मजा आपको पता है क्यों? क्योंकि आपका 72% का पानी इस ब्रह्मांड के, इस पृथ्वी के 72% पानी से जब मिलता है ना, तो जो उमंग पैदा होती है, जो ताजगी पैदा होती है, जो उत्साह पैदा होता है, ये उसका नतीजा होता है। स्ट्रेस रिमूव हो जाता है, बिल्कुल मानसिक शांति मिल जाती है। यस और नो? आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। यस और नो? क्योंकि पानी इतना
कितना बड़ा रोल अदा करता है आपके जीवन में। बाकी के चार को भी थोड़ा समझते हैं, कॉम्बिनेशन को समझते हैं। आप में से कितने लोगों ने वायु स्नान के बारे में सुना है? वायु स्नान, अरे पानी से तो नहाते हैं, वायु से कैसे नहाएंगे? एयर बाथ का क्या मतलब हुआ? आप हेलो, आप में से कितने लोगों ने वायु स्नान लिया है? ओके, मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। आप में से कितने लोग पहाड़ पे गए हैं? बड़ोला जी से तो नहीं पूछूंगा ये बात, वो तो लेते हम तो जाते नहीं है भाई पहाड़ पे, हम तो आते हैं बस पहाड़ से हम रहते ही हुआ है। तो जब पहाड़ पे आप जाते हो, एक ऊंची सी पहाड़ी पे, सबसे पहले जाने अनजाने में पता नहीं पर कैसे वो जैसे ही पहाड़ी पे जाके नीचे खाई को देखते हैं तो टाइटैनिक बनने का दिल करता है। कितने लोगों का करता है? टाइटैनिक बने हैं आप अपने जीवन में कभी? वो टाइटैनिक वाला जो सिग्नेचर मूव है वो किया है आपने? पहाड़ों पे जाके अपने आप हो जाता है या नहीं? यस और नो? और उस समय आपकी सारी थकान जो खत्म होती है, केवल एक बार वो हवा आपको जो छू के निकलती है, तो वो आनंद ही कुछ और है। अच्छा, हमारे दिल्ली शहर, बंबई शहर में जब आप वहां नहीं जा पाते तो बड़ी बड़ी माले की बिल्डिंगें होती हैं, और उन जब बालकनी में आदमी खड़ा होता है और वो 15वीं 20वीं माले से जब वो हवा निकलती है, आप बालकनी में भी कभी कभी पहाड़ वाला मजा लेने की कोशिश करते हैं, नहीं करते? यस और नो? इसे वायु स्नान बोलते हैं। आप में से कितने लोगों ने मड बाथ का मजा लिया है? अपने मथुरा वृंदावन वाले कितने लोग मौजूद हैं यहाँ? या दिल्ली वाले? रमन रेती तो गए होंगे सब, और जो वहां मजा है मिट्टी से नहाने का, वो महसूस हुआ है कभी? किया है? आपको मैं बता दूं, ये बहुत बड़ी चिकित्सा का भी आज के समय पे मतलब बहुत हॉट प्रोडक्ट है, हॉट मार्केटिंग है। बड़े बड़े अमीर लोग जो खेतों में नहीं जा पाते, वो आर्टिफिशियल खेत बनाते हैं, उसमें पानी डालते हैं, मिट्टी घोलते हैं और फिर ऐसे नहाते हैं, क्योंकि ये चिकित्सा हो गई है। बड़ा बहुत चार्ज होता है, पतंजलि में स्पेशल लोग इसे कराने जाते हैं, क्योंकि ये भी आपके प्राकृतिक रूप से आपकी बॉडी को एनर्जाइज करता है। भूमि का मिलन होता है भूमि से। और मिट्टी में बचपन में खेलने का तो मजा ही कुछ और था। शायद ही कोई ऐसा है जो बचपन में मिट्टी में ना खेला हो, कपड़े गंदे ना किए हो, वो दाग अच्छे वाला ऐड ना आया हो आपके घर पे। सबके घर आया था। और यहां से एक और चीज बता रहा हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हवन, सबके घर होते हैं? आपको पता है कि अग्नि स्नान का ही रूप है वो। हवन के बाद पूरी घर में एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है, एक अलग ही माहौल पैदा होता है, ऐसा लगता है जैसे शुद्धि हो गई। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बीमार पड़े हैं, बहुत इलाज कराया, कुछ कराया, अलग अलग डॉक्टर बदल दिए, पर हमारे घर की दादी आई, उसने बोला वो ठीक है, इसकी नजर उतार दो, ये ठीक हो जाएगा, और नजर उतारी गई और आप ठीक हो गए। ऐसा हुआ है? कितने लोगों के साथ हुआ है? दैट इज कॉल्ड अग्नि स्नान। उसे भी अग्नि स्नान का ही नाम दिया गया है। तो ये 5 तरह के स्नान हैं, और इससे भी ज्यादा। लॉकडाउन में कितने लोग थे? मैं इसलिए पूछ रहा हूं, कुछ तो चले गए ना। तो लॉकडाउन में थे हम सब। जब सच मायने में लॉकडाउन खत्म हुआ था, आप अपने घर से बाहर आए थे, तो सबसे पहले, चलिए इसे लॉकडाउन से नहीं समझते, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको। आपने कभी किसी भी मूवी में 20 साल बाद, 15 साल बाद किसी व्यक्ति को जेल से बाहर आते हुए देखा है? ऐसा होता है ना मूवी। पानी को लेके सबसे बड़ी रिसर्च इस दुनिया में अगर एक्सपेरिमेंट हुए हैं तो वो जापानियों ने ही किए हैं, और ये जापान के ही एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है मसारू इफेटो। कितने लोगों ने इनका नाम सुना है? 2 3 4 लोगों ने मात्र।
इनके बारे में बताता हूं। इन्होंने पानी के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं सर, और वो एक्सपेरिमेंट ऐसे ऐसे हैं जो आपको चौंका सकते हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं कि पानी एक जिंदा होता है, पानी को जिंदा बोला जाता है? ये कंसेप्ट आया ही क्यों, मरा पानी जिंदा पानी? कभी सोचा आपने? ये आया ही क्यों? केवल इसलिए कि एक एंगल मशीन बेचनी थी? नो, एक्चुअल में पानी जिंदा होता है सर, पर आपके घर में रखा हुआ अब वो टंकी का 20 दिन 25 दिन पुराना पानी मर जाता है। इसलिए आपको बताया जाता है कि पानी जिंदा कर लो। पानी जिंदा ही होता है। पानी इस दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत हार्ड डिस्क है सर। ये जब से पृथ्वी मौजूद है, जब से ब्रह्मांड बना, तब से लेके आज तक इस सृष्टि में जो जो हुआ है, जब जब हुआ है, जैसे जैसे हुआ है, उसका पूरा का पूरा हार्ड डिस्क पानी में है। क्योंकि पानी अपने आप में याददाश्त रखता है, मेमोरी है पानी के अंदर। आप अंदाजा लगाइए कि अगर हम इस को डिकोड कर सके, अभी वैज्ञानिक पानी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जान पाए हैं, मतलब अभी रिसर्च 10, 15, 20% तक ही पहुंच पाई है। जिस दिन हम पानी की मेमोरी को डिकोड कर लेंगे ना सर, ये जितने रहस्य है ना इस दुनिया के अंदर, ये दुनिया कब बनी, कैसे बनी, पहले क्या था, क्या था, ये सब संचय तो है, एग्जैक्ट थ्योरी तो है ही नहीं किसी के पास। ये सारी की सारी थ्योरी एक दिन में सामने आ सकती है अगर हम पानी को डिकोड कर पाए, क्योंकि उसकी भाषा हम समझ पाए, क्योंकि पानी में तो याददाश्त मौजूद है। इसको और विस्तृत रूप से समझते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट किए गए इस चीज को प्रूव करने के लिए। डॉक्टर इमेटो ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, कई सारे। उनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। उन्होंने कई सारे जब कंपैरिजन किए पानियों के अंदर, अलग अलग बोतलें ली और उन बोतलों में किसी के ऊपर लिखा थैंक यू, लेबल लगाया बोतल के ऊपर, किसी के ऊपर रखा आई हेट यू, किसी के ऊपर लिखा आई लव यू, किसी के ऊपर रखा तुम बहुत गंदे हो, किसी के ऊपर रखा तुम बहुत अच्छे हो। और जब इस तरीके से सारी बोतलें रखी गई और बाद में उनको फ्रीज करके उनके क्रिस्टल को चेक किया गया माइक्रोस्कोप से, तो जिसके ऊपर थैंक यू लिखा था, विजडम लिखा था, या कुछ भी अच्छे शब्द लिखे थे, आप ध्यान से देखिए, ये एक्चुअल इमेजेस है, ये बिल्कुल किसी गहने की तरह बहुत सुंदर बनाई हुई प्रतीत हो रही है, यानी बिल्कुल ऑर्नामेंट की तरह नक्काशी किया हुआ क्रिस्टल। और जिस बोतल पे उन्होंने कुछ भी गलत नेगेटिव बातें लिखी थी, आप देखिए कितनी भद्दी इमेजेस बनी उस क्रिस्टल की। पानी को कैसे पता लग रहा है सर कि उसे अच्छा बोला जा रहा है या बुरा? कैसे पता लग रहा है? क्योंकि पानी के अंदर याददाश्त मौजूद है। आपको मैं कुछ, आप ऐसे कितने लोगों ने रामायण देखा था? जब आता था, टेलीकास्ट होता था, आई थिंक सबने देखा है। उसमें एक ऋषि थे सर, मतलब मैं करेक्ट हूं, रामायण में थे या महाभारत में, मुझे आई डोंट नो, मतलब पर दुर्वासा ऋषि है ना, नाम सुना है? क्या खूबी थी उनकी? श्राप देते थे। उनके हाथ में हमेशा एक कमंडल होता था, उस कमंडल में पानी होता था, और जैसे उनको आपने गुस्सा दिलाया, वो पानी लेते थे, अब जो भी उनका मंत्र होता था उसे पढ़ते थे, और भैया उस जमाने से पानी का ही इस्तेमाल हो रहा है। मंत्रों को भी आपके अंदर पानी से ही लाया जाता है। वो घर में जब पूजा होती है तो पंडित जी वो पूरे घर में गंगा जल छिड़कते हैं ना शुद्धि के लिए, वो भी पानी के जरिए से ही आप तक पहुंचती है। पानी याददाश्त रखता है। श्राप देते समय भी सोचिए पानी का रोल है। कई लोग जो आस्था रखते हैं, मैं अंधविश्वास नहीं बोलता पर आस्था जरूर बोलूंगा, अलग अलग चीजों पे, वो अच्छे अच्छे मंदिर जाते हैं, कहीं जाते हैं, पानी को लेके आते हैं प्रसाद के रूप में, और जब घर में कोई दिक्कत होती है तो वो थोड़ा थोड़ा पानी, ऐसा उन्हें बताया गया कि ये बच्चे को पिलाओ या वो, तो चीजें ठीक हो जाती हैं। होता है या नहीं? सोचिए पानी से ही हो रहा है, क्योंकि उसमें वो पॉजिटिव एनर्जी डाली गई। वहां कई सारे और एक्सपेरिमेंट किए गए। उनमें से एक एक्सपेरिमेंट ये था कि एक पानी के बर्तन को, सेम मतलब रॉ जो था पदार्थ वो एक ही जगह का था,
उसे एक ऐसी जगह पर रखा गया जहां पर सब अच्छे लोग हैं, अच्छी बातें होती हैं, लाइक चर्च, लाइक गुरुद्वारा, लाइक मंदिर, जो भी। और उसी जगह के दूसरे पानी को एक ऐसी जगह रखा गया जहां पे केवल और केवल लड़ाइयां हैं, जैसे कि कब्रिस्तान में रख दिया, शमशान के पास रख दिया, या गलत माहौल के लोग जहां बैठे हैं, शराब खाने, उनमें रख दिया। तो जब देखा गया पानी एक ही था, पर जब उसके क्रिस्टल चेक किए गए तो जो पानी अच्छी पॉजिटिव जगह से आया था उसके क्रिस्टल सेम ऐसे थे जैसे ये ऊपर वाले के हैं, और जो गलत जगह से आया था उसके ऐसे थे। सेम इसमें एक एक्सपेरिमेंट और किया गया और वो कंफर्म करता है कि पानी के अंदर याददाश्त मौजूद है। और अभी मैं जो इस बात को जहां से जोड़ूंगा ना, आप सब को कुछ एक ऐसा पता लगेगा जो आज तक नहीं पता था। एक बोतल के ऊपर लिखा गया मदर टेरेसा, एक बोतल के ऊपर लिखा गया हिटलर। अगर हम भारत के लोग हैं तो सपोज करिए एक बोतल पे लिख दिया जाए रावण, एक पे लिख दिया जाए राम, और जब दोनों के क्रिस्टल चेक किए जाए सर, तो राम वाले के क्रिस्टल कुछ ऐसे बनेंगे और रावण वाले के कुछ ऐसे। इसका मतलब पानी को पता है कि रावण कौन था, राम कौन था। इसका मतलब यही है, पानी को पता है मदर टेरेसा कौन थी, हिटलर कौन था। यानी पानी की याददाश्त आज भी कितनी शार्प है, वो हजारों साल पुरानी चीजें नहीं भूला है। आप में से हर एक व्यक्ति एक एक्सपेरिमेंट अब जाके अपने घर करिएगा, आपको प्रूफ हो जाएगा। ये एक्चुअल इमेज है मेरे घर की, ये जो आप देख रहे हैं। एक पानी लिया गया है और ये साधारण पानी है, नॉट कैंगन वाटर, जिसके ऊपर लव लिखा मैंने, एक है जिसके ऊपर हेड लिखा मैंने। दोनों को जमाया, अब माइक्रोस्कोप और साइंटिस्ट वाला काम मैं नहीं करूंगा, पर मैंने जमाया। सेम पानी सेम टाइम पे, एक पानी आप देख सकते हैं जमने के बाद और दूसरा पानी आप देख सकते हैं, आपको फर्क सामने दिख रहा होगा। आप घर जाके एक्सपेरिमेंट करिएगा, 100% आपको यही रिजल्ट मिलेगा। और अब मैं जो आपको करेक्ट कर रहा हूं उस बात से समझिए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कैंगन की आइस क्यूब जमाते हैं? कैंगन 9.5 से बर्फ जमाते हैं, कितने लोगों ने जमाई है? क्या आपको फर्क दिखता है? क्या कैंगन के आइस क्यूब और नॉर्मल पानी के आइस क्यूब में फर्क है? मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि कैंगन मशीन पता नहीं कैसे, पर पानी को जो रिस्ट्रक्चर करता है ना, वो ये सेम क्लस्टर बनाता है। ये कैंगन के अंदर साबित होगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, अब मैं आपको थोड़ी एक दो बातें रोचक बता रहा हूं, आप समझिएगा। आप किसी ऐसे कस्टमर को जानते हैं जिसके यहां मशीन लगी हुई है, वो कैंगन पानी पी रहा है, उसके घर के एक व्यक्ति जो सबसे ज्यादा नेगेटिव है उस मशीन को लेके उसको रिजल्ट नहीं आता? कितने लोगों को, ऐसे लोगों को जानते हैं? हाँ, होते हैं सर। उसी पानी को उसकी फैमिली का दूसरा आदमी पी रहा है, उसे रिजल्ट आता है, पर वही व्यक्ति जो नेगेटिव है, जो चाहता ही नहीं है ये मशीन घर में रहे, उसे वो 3 लाख रुपए आज भी याद आते हैं, उसको रिजल्ट नहीं आता। यस और नो? पता है क्यों? वो पानी को लेता है, जब भी मशीन से निकलता है वो कोसता है, 3 लाख गए, मेरी सुन ली होती, मेरी मान ली होती। और वो उस कैंगन पानी को भी इतना बिगाड़ देता है अपनी नेगेटिविटी से। वो तो शुक्र मनाओ वो कैंगन है जो उसको बीमार नहीं कर रहा, फिर भी बचाए हुए है। दूसरा पानी होता तो वो अब तक, आपको यह समझना है। तो एक बात ध्यान रखिए, ये पानी तो काम करेगा, आपके घर में ऑलरेडी वो चीज मौजूद है, पर अगर आप इसे वाटर टेक्निक जैसे बोलते हैं, अगर आप पानी को लेके कुछ अफर्मेशन करना शुरू कर दें, आपके जीवन में ड्रास्टिक चेंज हो सकते हैं। बस वो पानी पीते समय आप उसे 2 सेकंड के लिए कुछ अच्छा सोच के तो पी के देखिए, आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे, आपके रिजल्ट दुगने चौगुने होने लगेंगे, क्योंकि पानी अपने आप में अद्भुत है। और हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं। पानी केवल पानी नहीं है सर, जीवन है। तो ये सब
मेरे जीवन में जो उपलब्धियां कुछ रही कैंगन के बाद, ये मेरी पहली कार जो मैंने कैंगन से ली, ये मेरी रिसेंटली मैंने अभी ली, 6A तक पहुंचा, टीम में 6A मिले, अतुल के लिए जोरदार तालियां। और ये सारी चीजें रही, सारे रिकॉग्निशन, बहुत प्यारी टीम मिली, ये सब कुछ चला, ये मेरा 6A रिकॉग्निशन। उस दिन हमें फील हुआ कि सेलिब्रिटी ही हैं हम कैंगन के। आप में से कितने लोग हैं जो आगरा आरटीपी में मौजूद थे 6A सेलिब्रेशन में? आपने लाइव देखा था, आप गवाह हैं उस दिन के, यस और नो? तो ये पूरा माहौल, और यहीं से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।